गुड मॉर्निंग सर। सो लास्ट क्लास का लास्ट टॉपिक कौन सा था? इंटरिम फिनेंशियल रिपोर्टिंग हो गया था ना? फेयर वैल्यू मेजरमेंट निकालो, पेज नंबर 7 या 8 में होगा, 15 में। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला वाला जो क्वेश्चन है थोड़ा कमजोर क्वेश्चन है। सेकेंड क्वेश्चन से डिसेंट क्वेश्चन आएंगे। पहला क्वेश्चन में लिखा है एज पर इंड एस 113 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वाइडली यूज्ड वैल्यूएशन टेक्निक। नॉट ए वाइडली यूज्ड वैल्यूएशन टेक्निक, तो ये कोई क्वेश्चन टाइप का क्वेश्चन नहीं हुआ, आप समझिए। तो इसमें आंसर में कॉस्ट अप्रोच, इनकम अप्रोच, मार्केट अप्रोच। कॉस्ट अप्रोच तो बहुत यूज होता है, आपने देखा ही है, हिस्टोरिकल कॉस्ट कन्वेंशन। मार्केट अप्रोच मार्केट वैल्यू फेयर वैल्यू के लिए यूज होता है। एनपीवी और इनकम अप्रोच दोनों कनेक्टेड है, बट देन उनका आंसर एनपीवी अप्रोच, अपन को याद करके आगे बढ़ना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। The market that maximizes the amount that would be received to sell an asset or minimizes the amount that would be paid to transfer the liability after taking into account the transaction and transportation cost is called the dash market। देखो, दो तरह के मार्केट होते हैं। एक होता है प्रिंसिपल मार्केट, एक होता है मोस्ट एडवांटेजियस मार्केट। बाकी जो मार्केट लिखा हो सब बेकार है, ठीक है। प्रिंसिपल मार्केट का मतलब जहां पे वॉल्यूम ज्यादा होता है, और मोस्ट एडवांटेजियस मार्केट का मतलब होता है तेरे लिए वो सबसे अच्छा मार्केट है। वैल्यूएशन प्रिंसिपल मार्केट के बेसिस पे होता है। अगर प्रिंसिपल मार्केट नॉन अवेलेबल है तो मोस्ट एडवांटेजियस मार्केट को यूज किया जा सकता है। दैट इज व्हाट द रूल ऑफ फेयर वैल्यू कॉन्सेप्ट इज। तो इसमें बोल रहा है कि जहां पे हमको अपनी असेट के सबसे ज्यादा पैसे मिलेंगे या जहां पे हमें अपनी लायबिलिटी के सबसे कम पैसे देने पड़ेंगे, उस मार्केट का नाम क्या है। तो नाम से भी समझा जा सकता है, मतलब आप अगर चॉइस देखोगे तो, और वैसे भी इसी को मोस्ट एडवांटेजियस मार्केट बोला जाता है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, 3 नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन। द असेट एंड लायबिलिटी मेजर्ड एट फेयर वैल्यू शेल बी अ स्टैंडअलोन असेट और लायबिलिटी। ट्रू। इट इज अ ग्रुप ऑफ असेट्स और लायबिलिटीज। True. It is either A and B, it is neither A and B। आप जानते हो कि असेट एंड लायबिलिटी का वैल्यूएशन कैश जनरेटिंग यूनिट के हिसाब से भी होता है और उसका वैल्यूएशन इंडिविजुअल बेसिस पे भी होता है। तो इसका आंसर आइदर A और B होगा। 4 नंबर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द असेट और लायबिलिटी आर कंसीडर्ड if the market participants would take those characteristics into account when pricing the asset or liability at the measurement date। obviously characteristic important होती है, asset कहाँ पे है, किस कंडीशन में है, सभी चीज फेयर वैल्यू डिटर्मिनेशन में काम आता है। लिखता सच कैरेक्टरिस्टिक्स इंक्लूड कंडीशन ऑफ द असेट,
ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट है। लोकेशन ऑफ द असेट, बहुत दूर में अगर कोई असेट है तो कैसे आप उतना वैल्यूएशन दोगे, आपका लाने का ही खर्चा बहुत पड़ जाएगा। रेस्ट्रिक्शन ऑन द सेल और यूज ऑफ द असेट, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो ये सारा ही कैरेक्टरिस्टिक इंपॉर्टेंट होता है इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द फेयर वैल्यू ऑफ एन असेट। तो द आंसर इज ऑब्वियसली ऑल ऑफ द अबव। तो फेयर वैल्यू का एस का जब भी आप रिवीजन करोगे ये सब सामने आपको दिखाई देगा। लिखता द बेसिक रूल रिलेटेड टू इनपुट्स टू वैल्यूएशन टेक्निक्स एज पर इंड AS 113 आर। इनपुट दो तरह के होते हैं, एक ऑब्जर्वेबल इनपुट जो सामने दिखाई देते हैं, एक अनऑब्जर्वेबल इनपुट जिसको आपको मेजर करना पड़ता है, कंप्यूट करना पड़ता है। तो इंड AS का हमेशा से ये मानना है जितना ज्यादा ऑब्जर्वेबल इनपुट को यूज कर सकें उतना बेहतर है, जितना कम अनऑब्जर्वेबल इनपुट को यूज किया जाए, लेवल 2 लेवल 3 को जितना कम से कम, लेवल 3 को तो एकदम ही यूज नहीं किया जाए, ये इंड AS 113 का मानना है। तो अब आप अकॉर्डिंगली इसमें कौन सा चॉइस यूज होगा देखो। मैक्सिमाइजिंग द यूज ऑफ रेलेवेंट ऑब्जर्वेबल एंड अनऑब्जर्वेबल इनपुट, दोनों को मैक्सिमाइज करने बोला है। मिनिमाइजिंग द ऑब्जर्वेबल एंड अनऑब्जर्वेबल, गंदा सा क्वेश्चन बनाया है, लिखा मैक्सिमाइजिंग द यूज ऑफ ऑब्जर्वेबल इनपुट एंड मिनिमाइजिंग द यूज ऑफ अनऑब्जर्वेबल इनपुट, यही ट्रू है। तो चौथा वाला मैं नहीं पढ़ रहा हूं। लिखा ए फेयर वैल्यू मेजरमेंट अज्यूम्स दैट द ट्रांजैक्शन टू सेल द एसेट और ट्रांसफर द लायबिलिटी takes place either in the principal market or in the most advantageous market। दो ही मार्केट का डिस्कशन होता है। लिखा either in the principal और प्राइमरी मार्केट, in the प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट, प्राइमरी और मोस्ट एडवांटेजियस मार्केट, इन सब मार्केट का कोई डिस्कशन ही नहीं होता। तो ऑब्वियसली ए इज द चॉइस। और इसके सारे ही क्वेश्चन थोड़े कमजोर वैरायटी के बनाए गए हैं। लास्ट नहीं 7 नंबर, the price paid to acquire the asset or to receive the liability is called transaction price entry, transaction price exit, settlement price entry, settlement price exit। तो आप कोई भी खरीदते हो कोई भी चीज को, ये खरीदा जा रहा है, प्राइस पेड टू अक्वायर एन असेट, तो उसको ट्रांजैक्शन प्राइस बोला जाता है और वो एंट्री कर रहे हो इसलिए एंट्री प्राइस है। ये जब बेसिकली इसमें यूज होता नहीं है फेयर वैल्यू वाले कॉन्सेप्ट में, लेकिन सेटलमेंट प्राइस का मतलब हुआ सब जिसको बोलते हैं, कभी कोई डिस्प्यूट में चला गया चीज, कभी कोई उस तरह का सिचुएशन में चला गया जहां पे आपको सेटल करने के लिए पैसा देना पड़ा। बट ये सेटलमेंट प्राइस कोई प्राइस होता नहीं है, ये झूठ मूठ का चॉइस को डालने के लिए डाला गया है। आइए, द हाइएस्ट एंड बेस्ट यूज ऑफ ए नॉन फिनेंशियल असेट, बोला जाता है कि फेयर वैल्यू ऑफ ए नॉन फिनेंशियल असेट जब निकालना पड़ता है तो उसको हाईएस्ट एंड बेस्ट यूज के हिसाब से निकाला जाता है। तुम अगर उसको हाईएस्ट यूज नहीं भी कर पा रहे हो तो जो भी दूसरा बंदा उसको हाईएस्ट एंड बेस्ट पॉसिबल यूज करेगा, उस हिसाब से एक नॉन फिनेंशियल असेट तो यूज में आती है ना, तो वो हाईएस्ट एंड बेस्ट यूज के हिसाब से वैल्यूएशन उसका किया जाता है। तो लिख रहा है कि while measuring the fair value it takes into account the use of that asset that is physically possible, legally permissible, financially feasible, all of the above। तो ये क्लियर चॉइस है कि यस, ये तीनों चीजें डिसाइड करती हैं कि भाई हाईएस्ट एंड बेस्ट यूज क्या हो सकता है। आगे लिखता है द मेजरमेंट ऑफ इंड AS 113 अप्लाइज टू, देखिए, शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजैक्शंस विद इन द स्कोप ऑफ IFRS 2 लिखा है, वो इंड AS 102 पकड़ के चलोगे। आपको मालूम है शेयर बेस्ड पेमेंट में फेयर वैल्यू हम लोग निकालते हैं। लीजिंग ट्रांजैक्शंस, इसको भी इंड AS 116 करना पड़ेगा। assets for which recoverable amount is fair value less cost of disposal in accordance with Ind AS 36,
क्यों इसमें एप्लीकेबल नहीं होता? ये मुझे देखना पड़ेगा। द मेजरमेंट ऑफ एनआरवी, अच्छा उनके रिस्पेक्टिव इंडेस में है बोल करके वैसा लिखा हुआ है। नहीं, 9 नंबर क्वेश्चन को एक बार ड्रॉप करके रखो, मेरे को इसको थोड़ा सा एनालिसिस करना पड़ेगा, देन ओनली आई विल डिस्कस दिस क्वेश्चन विथ यू। होल्ड ऑन, मैं अगले दिन बात करूंगा ये किस कॉन्टेक्स्ट पे बात कर रहा है। आगे, रिवीजन रिजल्टिंग फ्रॉम चेंज इन द वैल्यूएशन टेक्निक और इट्स एप्लीकेशन शैल बी अकाउंटेड फॉर एन एस्टीमेट। फेयर वैल्यू एक एस्टीमेट हो रहा है, जब भी आप रिवीजन करोगे तो चेंजेस इन द एस्टीमेट माना जाएगा। तो बोला इज इट ए चेंज इन द अकाउंटिंग पॉलिसी? नो। इज इट ए चेंज इन द अकाउंटिंग एस्टीमेट? यस। चेंज इन द वैल्यूएशन टेक्निक नॉट परमिटेड? परमिटेड है आराम से, और ये प्रायर पीरियड माना नहीं जाता, कोई एरर हमारा नहीं है। मुझे सिर्फ 9 नंबर क्वेश्चन पे बातचीत करना है, एक बार आप इसको होल्ड करके रखोगे। आज आपको ना एक भेजे हैं, देखो इम्पेयरमेंट का कुछ क्वेश्चन आंसर्स। रेडी? पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड टू बी टेस्टेड फॉर इम्पेयरमेंट एन्युअली? 3 चीजें होती हैं, आपको याद होगा, गुडविल, इंटेंजिबल असेट जिसका अभी तक यूज होना चालू नहीं हुआ है, और इंटेंजिबल असेट जिसका लाइफ को इनफाइनाइट माना गया है। तो बोलता है एनुअली इरिस्पेक्टिव ऑफ द प्रेजेंस ऑफ इंडिकेशन ऑफ इम्पेयरमेंट और नॉट। कौन कौन इसमें से वो असेट है ये पूछ रहा है ना। तो इंटेंजिबल असेट विथ इनडेफिनाइट यूजफुल लाइफ ये है, इंटेंजिबल असेट विच इज नॉट येट अवेलेबल फॉर यूज ये भी है, और गुडविल अक्वायर्ड इन बिजनेस कॉम्बिनेशन ये भी है। इसीलिए इसका आंसर दिया है ऑल ऑफ द अबव। ये सिमिलर क्वेश्चन हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था जब इंडेस 38 डिस्कस कर रहे थे। आगे, द स्मॉलेस्ट आइडेंटिफाइबल ग्रुप ऑफ असेट दैट जनरेट्स कैश फ्लो that are largely independent of cash flows from other assets or group of asset is known as cash generating unit। तो ये तो fill in the blanks टाइप का क्वेश्चन है, चॉइस पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, ऑब्वियस है कैश जनरेटिंग यूनिट इज द आंसर। थर्ड क्वेश्चन बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटरनल इंडिकेशन ऑफ इम्पेयरमेंट। कौन बाहर से इंफॉर्मेशन आया है वो ढूंढना है, अपने यहां पे जेनरेट नहीं हुआ है। इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ऑफ एन असेट इज वर्स देन एक्सपेक्टेड, ये हमारे घर का है। फिजिकल डैमेज हमको पहले पता चलेगा। डिक्लाइन इन द मार्केट प्राइस, ये स्टॉक मार्केट से आता है, तो ये एक्सटर्नल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। असेट इज ए पार्ट ऑफ प्लान टू डिसकंटिन्यू और रीस्ट्रक्चर द ऑपरेशन, ये हमारे घर का बात है। तो वैसे भी सी नंबर क्लियर हो गया था, तो आगे नहीं भी पढ़ते तो चलता। बोल। नहीं समझे, फिर से बोल। हाँ हाँ, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसका नाम कैश जनरेटिंग यूनिट ही है। डेफिनेशन में भी कैश जनरेटिंग यूनिट का ही बात है, और हमेशा कैश जनरेटिंग यूनिट करके ही पढ़ाया गया है। हम ये नहीं बोलते कि कोई रिपोर्टेबल सेगमेंट एक कैश जनरेटिंग यूनिट नहीं हो सकता, नहीं समझे। बट स्मॉलेस्ट ग्रुप ऑफ असेट जो कैश जनरेट करके देता है उसका नाम कैश जनरेटिंग यूनिट है। ऐसे बोले तो क्या ब्रांच एक कैश जनरेटिंग यूनिट नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। क्या डिपार्टमेंट एक कैश जनरेटिंग यूनिट नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है।
आज मेरे 15 डिपार्टमेंट हैं, तो हर डिपार्टमेंट एक एक कैश जनरेटिंग यूनिट तो हो ही सकता है ना। मैं ये थोड़ी बोल रहा हूं ये सब कैश जनरेटिंग यूनिट नहीं है, दे आर ऑल्सो, दे मे बी, लेकिन उसने बोला है कि इसको क्या बोला जाता है, देयरफॉर द आंसर इज कैश जनरेटिंग यूनिट। एंड अगेन आई वुड से, उस तरह से देखो तो पुअरली बनाया गया क्वेश्चन है, लेकिन ये वर्ड्स के ऊपर क्वेश्चन है कि इज नोन एज व्हाट, इज इट नोन एज ब्रांच, आंसर इज नो। आप जिस तरह का क्वेश्चन देखोगे, इंडिपेंडेंट कैश फ्लो जेनरेशन सीजीयू के हिसाब से ही, मान उसको सीजीयू ही बोला जाता है। बट यस, योर क्वेश्चन इज करेक्ट, कैन दीज 3 बी सीजीयूज, आंसर इज यस, दे कैन बी, दे आर नॉर्मली कैश जनरेटिंग। आप मेरी बात अगर मेरा क्लास देखे होंगे, बोले हो, अटेंड किए होंगे, तो मैं बार बार बोलता हूं इलाहाबाद डिवीजन में प्रॉब्लम है, इलाहाबाद डिवीजन में प्रॉब्लम है। तो इलाहाबाद डिवीजन में कंफर्टेबली बी ए ब्रांच, इट में कंफर्टेबली बी एन ऑपरेटिंग सेगमेंट। ओके, फोर्थ क्वेश्चन कहता है कि रिकवरेबल अमाउंट ऑफ एन असेट और ए सीजीयू इज हायर ऑफ फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल एंड वैल्यू इन यूज। दो में से जो भी हाई होता है वो लिया जाता है। फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल को नेट सेलिंग प्राइस भी बोलते हैं, बट इन डेज की लैंग्वेज में इट इज फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। तो उसने बोला है हायर ऑफ द फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल एंड वैल्यू इन यूज, तो दूसरा और देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें और बेहतर चॉइस हो नहीं सकता। नेक्स्ट, इन मेजरिंग द वैल्यू इन यूज, कैश फ्लो प्रोजेक्शन शुड बी बेस्ड ऑन बजट्स ऑब्लिक फोरकास्ट कवरिंग ए मैक्सिमम पीरियड ऑफ डैश ईयर्स। ये हम लोग बात करते थे ना कि 5 साल से ज्यादा का प्रोजेक्शन इंस्टीट्यूट को लगता है कि बेकार है। बोला इसके बियॉन्ड का प्रोजेक्शन जो है वो 5th ईयर को बेस बना के ही करना चाहिए। बात हुआ था इसके बारे में ना अलग से। गुड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कवर्ड बाय इंड AS 36 इम्पेयरमेंट ऑफ असेट्स? डेफर्ड टैक्स असेट, इन्वेंट्री, फिनेंशियल असेट, तीनों का इम्पेयरमेंट का अपना तरीका है। माने तीनों इम्पेयर होते हैं, ऐसा नहीं कि इम्पेयरमेंट इनका नहीं होता, पर तीनों का अलग तरीका है। इन्वेंट्री एनआरवी के गिरने से इंपेयर हो जाती है, और कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, ये इंड AS 2 में ही बताया गया है। फिनेंशियल एसेट का इंपेयरमेंट आप पढ़ के गए हो अभी इंड AS 109 में अलग से बताया गया है, प्रोविजन फॉर बैड डेट वगैरह बनाना सारा कहानी। और डेफर्ड टैक्स असेट टैक्स रेट के गिरने बढ़ने से इंपेयर हो जाता है, टैक्स रेट चेंज होता है तो इंपेयर हो जाता है। तो इनका अपना स्टोरी लाइन है, इनको इंड AS 36 कवर नहीं करता, तो इसीलिए लिख रहा है कि इन पे इंड AS 36 एप्लीकेबल होता है कि नहीं। द आंसर इज नो। व्हेन ए कैश जनरेटिंग यूनिट हैज एन इंपेयरमेंट लॉस, द लॉस मस्ट फर्स्टली बी अप्लाइड टू, अगर गुडविल है तो गुडविल को पहले, बाकी नहीं तो अदर असेट्स पे। तो फर्स्टली बी अप्लाइड टू लिखा है, तो आप चुनो कि वहां क्वेश्चन में देखो गुडविल है क्या, नहीं तो फिर दूसरा कोई चॉइस होगा तो देखेंगे। उसमें लिखा है गुडविल है एक चॉइस, तो उसके अलावा और कोई आंसर को पढ़ने का जरूरत नहीं है। क्वेश्चन अच्छे नहीं बने हैं। अभी जो दोनों इंड AS का क्वेश्चन देखा, इसके पहले के क्वेश्चन बड़े अच्छे बने, शुरू का 2 क्लास का। हाँ, मतलब बिलो एवरेज क्वेश्चन बनाया है, जस्ट बिकॉज उनको 10 ठो बनाना था तो बना दिया नहीं। यही हमको भी लग रहा है, बेहतर क्वेश्चन बनाने का अब कहानी बंद कर दिया वो लोग। अब ये देखो ना, एक क्वेश्चन का क्या औकात है, देख। डैश इज कंसीडर्ड एज रिकवरेबल अमाउंट इफ इट इज नॉट पॉसिबल टू मेजर द नेट सेलिंग प्राइस। अगर फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल नहीं निकाल पाओगे तो रिकवरेबल अमाउंट किससे निकाला जाना चाहिए? ऑब्वियस आंसर है वैल्यू इन यूज से निकाला जाना चाहिए। तो है वहां पे एक क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन का ना प्रैक्टिकल सम हम करवाए थे। इसका मेरी बुक में कोई नोट नहीं था परहैप्स, लेकिन एक प्रैक्टिकल सम हम करवाए थे।
आओ देखते हैं। लिखता इन एस्टिमेटिंग द कैश फ्लो फॉर कैलकुलेटिंग वैल्यू इन यूज, फ्यूचर कैश फ्लोज आर एस्टिमेटेड इन द करेंसी इन विच दे विल बी जनरेटेड एंड देन डिस्काउंटेड यूजिंग ए डिस्काउंट रेट अप्रोप्रिएट फॉर दैट करेंसी। अगर याद हो तो एक क्वेश्चन था, डॉलर में इनफ्लोज आ रहा था तो डॉलर डिस्काउंटिंग रेट लेके ही पीवी निकाल लिया गया था, क्योंकि रिस्क तो वहीं का है ना यार। डिस्काउंटिंग रेट इंडिया का यूज नहीं होता है, बिकॉज द असेट इज जनरेटिंग कैश फ्लोज इन यूएस टर्म्स और डॉलर टर्म्स, तो डिस्काउंटिंग भी उसी रेट से होना चाहिए। उसके बाद उसको इंडिया में ला करके स्पॉट एक्सचेंज रेट से कन्वर्ट किया गया था। अगर आपको याद हो उस तरह के सम हम लोगों ने बनाए थे। लिखा है an entity translates this present value using the dash at the date of value in use calculation. The answer is spot exchange rate. तो ये प्रैक्टिकल सम से ना वो कॉपी करके ला करके दे दिया है। उसमें क्लोजिंग रेट, स्पॉट रेट, एवरेज रेट, इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट, ये क्या है बताओ? ये तो इंटरेस्ट रेट है। अरे एक्सचेंज रेट तो कम से कम लिखोगे, चलो क्लोजिंग रेट, ओपनिंग रेट, एवरेज रेट समझ में आता है। इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट, एक तो रेट लिखा हुआ उसके सामने में, इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट एक तो रेट है, तो क्वेश्चन बना दिया है। तो ये ठीक नहीं, बट हमको ये क्वेश्चन अच्छा लगा कि भाई इस तरह से भी देखो, क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन कहीं से भी तो निकाला जा सकता है ना। सो दैट वे आई लाइक इट। आगे, when the impairment loss occurs, the carrying amount of the asset should be reduced to its recoverable amount. पूरे 10 के 10 क्वेश्चन इस इंडेस के कमजोर थे। इसे बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिकली बड़ा बड़ा करके बनाए थे। तो उस तरह के क्वेश्चंस आर फार फार बेटर देन these 10 number of questions. वही है, मैंने सर्च किया उतना ही है। देखो अल्टीमेटली एमसीक्यू का आंसर आपको अपना पढ़ाई के बेस पे ही करना पड़ेगा। आप 100 क्वेश्चन भी करके जाओ या 500 क्वेश्चन भी करके जाओ, इट हार्डली मेक्स ए डिफरेंस। आपका पढ़ाई पूरा कंप्लीट है, आपने बुक पूरा कवर करके रखा है, तो आप एमसीक्यू का आंसर बना सकते हो। ये सब एक इलस्ट्रेशन की तरह आप देख रहे हो कि ओके इंस्टीट्यूट ने अपनी बुक में डाला है, तो बुक में डाला है तो हम लोगों को करना चाहिए। बीइंग ए स्टूडेंट, व्हाट एवर इंस्टीट्यूट गिव्स, हम लोगों को पढ़ना मिनिमम चाहिए ही चाहिए। तो बोल करके हम लोग इनको पढ़ रहे हैं। अदरवाइज कोई एमसीक्यू का कोई क्लास नहीं हो सकता। समझ रहे हो? पढ़ाई तो चैप्टर का ही होता है, उसके अंदर से एमसीक्यू हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो अपना एक तरह से रिवीजन हो जा रहा है। दैट्स इट। आई एक मिनट है, आप पहला वाला क्वेश्चन अभी हम लोग पढ़ेंगे। इंडेस 115 कितने नंबर पेज में है आप मेरे को बताओगे? चलो रेडी? आई एम नॉट सेइंग दिस इज अ बैड क्वेश्चन, मेरे को ठीक लगता है। इसके क्वेश्चन थोड़े ठीक ही ठाक बनाए हुए हैं। इंडेस 115 पहला क्वेश्चन, एन एंटिटी शैल अकाउंट फॉर ए कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन एज ए सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट व्हेन। कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स में मॉडिफिकेशन हुआ है, जो मॉडिफिकेशन हुआ उसको एक अलग कॉन्ट्रैक्ट कब माना जाएगा? इसकी कहानी ये थी
कि भाई नया गुड्स और सर्विसेज ऐड होना चाहिए। 2, जो प्राइस एक्स्ट्रा ऐड हो रहा है वो नया गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस को कंपनसेट करना चाहिए। मतलब जो इंक्रीज इन द स्कोप इज नेसेसरी और इंक्रीज इन द प्राइस इज ऑल्सो नेसेसरी, और इंक्रीज इन द प्राइस शुड बी मैचिंग द स्टैंडअलोन प्राइस ऑफ दैट इंक्रीज इन द स्कोप। एक्स्ट्रा क्वांटिटी जो आ रहा है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, उसका स्टैंडअलोन प्राइस और इंक्रीज इन द प्राइस मैच होना चाहिए, तभी हम लोग उसको सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे। नहीं तो फिर उसको और दूसरा टाइप से डिस्कस किया जाएगा। ये बुक में देखिए आपको कि कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन कॉन्स्टिट्यूट ए सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट, मॉडिफिकेशन दैट टर्मिनेट्स ए पुराना कॉन्ट्रैक्ट एंड क्रिएट्स ए न्यू कॉन्ट्रैक्ट, और मॉडिफिकेशन विच इज कंटिन्यूएशन ऑफ एन एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट। ये 3 तरह से डिस्कस होता था। तो आप अगर इसको देखेंगे सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट वाले को, तो यहां साफ है स्कोप शुड इंक्रीज, गुड्स एंड सर्विसेज नया ऐड होना चाहिए, और कंसिडरेशन इंक्रीजेस बाय द सेलिंग प्राइस ऑफ एडेड गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये ढूंढना है हम लोगों को। आइए आंसर में क्या क्या लिखता है पढ़ते हैं। द स्कोप ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इंक्रीजेस बिकॉज ऑफ एडिशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। द प्राइस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इंक्रीजेस बाय एन अमाउंट that reflects the entity standalone selling price of additional goods and services। दोनों ही relevant है, दोनों ही important है, दोनों होगा तभी हम उसको कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन को सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे। तो उसने बोथ ए और बी का भी एक चॉइस हम लोगों को दिया है, तो ऑब्वियसली 4th इज द करेक्ट आंसर। सेकेंड क्वेश्चन, which of the following costs shall be recognized as an asset while obtaining a contract with a customer if the entity expects to recover the cost। आप अगर इन तीनों को देखेंगे ना, एक है सेल्स कमीशन, एक है जनरल एडमिन कॉस्ट, एक है कॉस्ट ऑफ वेस्टेड मटेरियल। अगेन ये सब चीज को ना झूठ मूठ का ऐड किया गया है। एक है कॉस्ट दैट रिलेट टू पास्ट परफॉर्मेंस। ये कहानी है कि अगर हम कोई ऐसा खर्चा इनकर करते हैं किसी कॉन्ट्रैक्ट को अक्वायर करने के लिए, तो हम उसको एज एन असेट रिकॉर्ड कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे टिल द रेवेन्यू कम्स, या उसको इमीडिएट पीएल में राइट ऑफ करना है। ये खाली उसी चीज के ऊपर डिस्कशन है, नहीं समझे? तो बाकी 3 खर्चा एकदम बेकार है। अगर हमने कोई कमीशन पे किया है तो उसको हम लोग कॉस्ट के रूप में ऐड कर पाएंगे, तब तक बैलेंस शीट के असेट साइड में रखेंगे जब तक हम रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखता है टू डिटरमाइन द ट्रांजैक्शन प्राइस फॉर कॉन्ट्रैक्ट्स इन विच ए कस्टमर प्रोमिसेस कंसिडरेशन इन ए फॉर्म अदर देन कैश, then the entity will measure the non-cash consideration obviously at fair value। ऐसे भी इन डेज ऑलमोस्ट एवरीवेयर फेयर वैल्यू कॉन्सेप्ट को यूज करता है, और नॉन कैश कंसिडरेशन में तो हमेशा ही फेयर वैल्यू का बात होता है। इवन आपको अगर याद हो तो हम लोग शेयर बेस्ड पेमेंट पढ़ते थे, उसमें भी एक आइडिया था कि अगर हम लोग सामने वाले को शेयर इश्यू कर रहे हैं, ऑप्शन दे रहे हैं, तो फेयर वैल्यू के बेस पे ऑप्शन ग्रांट डेट पे मेजर होता था। उसमें यह भी स्टोरी था, अगर हम सामने वाले से गुड्स एंड सर्विसेज ले रहे हैं, इंप्लॉई हमारा नहीं है और हम अपना शेयर दे रहे हैं, तो हम बोला जाता है कि उसका गुड्स एंड सर्विसेज को हम लोग ज्यादा अच्छे से मेजर कर पाएंगे, तो उसका फेयर वैल्यू गुड्स एंड सर्विसेज का लेकर के अकाउंटिंग करेंगे, शेयर का फेयर वैल्यू नहीं निकालेंगे। लेकिन इंप्लॉई के केस में यह बोला जाता था कि इंप्लॉई जो सर्विस दे रहा है उसका फेयर वैल्यू निकालना संभव नहीं है, तो उस केस में अपना जो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट हम देंगे, शेयर जो देंगे, उसका फेयर वैल्यू से अकाउंटिंग किया जाएगा। तो फेयर वैल्यू डिस्कशन इज वेरी ऑब्वियस। आगे इंड एस 115 अप्लाइज टू, आप लोग एक बार पढ़िए, मेरे को ये मेमोरी का क्वेश्चन, आई एम सॉरी फॉर दैट।
यहां पे एक्सेप्ट होना चाहिए। क्वेश्चन ठीक करो। अच्छा, तुम लोग कैसे ठीक करोगे? इंड एस 115 अप्लाइज टू कैसे करोगे तुम लोग? देखो तो बेटा लिख के, ऑल द कॉन्ट्रैक्ट्स एक्सेप्ट कैसे ठीक कर रहे हो आप लोग? ऐड कर ले रहे हो नोट में? तुम कैसे करने वाले थे ना तुम लोग? संपूर्णा, प्रदीप, अनुराग शर्मा, देखो कर पा रहे हो? हाँ, कैसे भी एक तो कर लो। तो अभी तक 2 क्वेश्चन में प्रॉब्लम है। एक 9 नंबर वाला जो है वो हमको देख करके बात करना होगा, और ये तो गलती है। तो इंड एस 115 अप्लाइज टू ऑल द कॉन्ट्रैक्ट्स एक्सेप्ट, आप यहां पे बुक में देखिए, दिस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड विल कवर ऑल द टाइप्स ऑफ रेवेन्यूज फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट्स एक्सेप्ट लीज कॉन्ट्रैक्ट्स, क्योंकि उसका अलग से इंड एस है। इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट अलग से इंड एस है। ये आपके सिलेबस में नहीं है सीए फाइनल में, बट रियल लाइफ में है। फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स अलग से इंड एस है। और ये एक इंटरेस्टिंग चीज था, इसमें मैं आईओसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल का एग्जांपल लेकर के एक्सप्लेन करता हूं। ये क्या है कि नॉन मॉनिटरी एक्सचेंजेस यानी स्टॉक एक्सचेंजेस बिटवीन एंटिटीज इन द सेम लाइन ऑफ बिजनेस टू फैसिलिटेट सेल्स टू द कस्टमर्स। क्या होता है बेटा कि हिली एरियाज वगैरह में कई बार ट्रांसपोर्टेशन वगैरह प्रॉब्लम हो जाती है, तो एक जगह से एक कंपनी दूसरी कंपनी को अपना माल दे देती है कि ठीक है, तेरा माल खत्म हो रहा, मेरे पास है माल, हम तुमको दे देते हैं, तुम कुछ दिन के बाद वो माल हमको वापस दे देना। इसमें इसको ट्रांसफर की तरह ये लोग अकाउंटिंग नहीं करते, स्टॉक में ही पड़ा रहता है। नहीं समझे? तो इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट पे इंड एस 115 एप्लीकेबल नहीं है, बाकी सब पे एप्लीकेबल है। तो एक चौथा चॉइस बनाया, देखो, फर्स्ट चॉइस इज लीज कॉन्ट्रैक्ट, क्लियर है। दूसरा इज फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, क्लियर है। तीसरा है, बोलूं आगे? तीसरा है नॉन मॉनिटरी एक्सचेंजेस बिटवीन द एंटिटीज इन द सेम लाइन ऑफ बिजनेस। ये तीनों वहां है। ये चौथा एक तो अननेसेसरी बनाया गया। देखो, नॉन मॉनिटरी एक्सचेंजेस बिटवीन एंटिटीज इन डिफरेंट लाइन ऑफ बिजनेस, सेम को डिफरेंट करके एक तो चॉइस बना दिया एंड अकॉर्डिंगली एक क्वेश्चन बना दिया। अच्छा, हाँ, तब तो ठीक ही हुआ। अच्छा, इनके सॉरी हेलो, ओके, इसके ऊपर तो एप्लीकेबल ही होगा, इन तीनों के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। ओके, माई मिस्टेक। मुझे लगा ये सब ऑल ऑफ द अबव की कहानी है। ओके, मैं इसको कटवा रहा हूं। ओके, हाँ, इनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि इनका, ओके, माई बैड। समझ में आया ना क्या हुआ? तो ठीक ही है। इन तीनों के ऊपर 3 अलग अलग इंड एस एप्लीकेबल है, और इस पे तो ट्रांसफर एंट्री ही नहीं होती, मतलब स्टॉक में ही पड़ा रहता है। इस केस में तो भले उसके पास पड़ा है, पर मेरा स्टॉक पड़ा है, वो हमको स्टॉक वापस कर देगा। 5 नंबर, पेनल्टी को लेकर के इंडिया में कार्व आउट डिजाइन हुआ था। IFRS बोलता है पेनल्टी विल ऑलवेज बी ए वेरिएबल कंसिडरेशन। हम लोगों ने बोला नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे, हम लोग सब्सटेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट देखेंगे।
इफ पेनल्टी इज इनहेरेंट इन द डिटर्मिनेशन ऑफ द ट्रांजैक्शन प्राइस, हम लोग उसको वेरिएबल कंसिडरेशन बोलेंगे, अदरवाइज हम लोग फिक्स कंसिडरेशन भी बोल सकते हैं। तो ये हम लोगों ने कार्व आउट अलग से डिजाइन किया था, ये उसके ऊपर से क्वेश्चन है, जस्ट मेमोरी ड्रिवन क्वेश्चन है। तो उन्होंने लिखा है व्हेन पेनल्टी इज इनहेरेंट इन द डिटर्मिनेशन ऑफ द, माने इनहेरेंट का मतलब होता है नेसेसरी पार्ट, जिसको हटाया नहीं जा सकता। सो इफ पेनल्टी इज इनहेरेंट इन द डिटर्मिनेशन ऑफ द ट्रांजैक्शन प्राइस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट itself form part of variable consideration. IFRS में it is always a variable consideration. हम लोगों ने बोला कि नहीं सब्सटेंस पे डिसाइड करेंगे हम लोग। ये अलग से मेरी बुक में ना लास्ट में मैंने लिखा था, मेरे को याद है, ये रहा पेनल्टी कार्व आउट। आइए इस पैरा को रीड करते हैं। IFRS says that penalties are always variable consideration. Ind AS says that penalties may be fixed, may be variable, and that will depend on the substance of the contract. If the penalty is inherent in the determination of the transaction price, then only it will form part of variable consideration. In all other cases, transaction price will be transaction price determined will be transaction price will be determined as fixed even if penalty is there. तो ठीक है, रॉन्ग नहीं है। सो मैं क्या बोल रहा हूं, उससे कॉपी किया हुआ है, इस लाइन से कॉपी किया हुआ है। तो ठीक है, बुक रीडिंग अब करेंगे, हम लोग को समझ में आ रहा है एमसीक्यू बुक रीडिंग करने से हेल्प होएगा, ये तो कल भी अपन बात कर लिए थे। अब आइए नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया इज नॉट करेक्ट in case of identification of the contract with the customer to be accounted for as per Ind AS 115. नॉट करेक्ट बोला है, ठीक है। 115 के हिसाब से अकाउंटिंग कराने के लिए नॉट करेक्ट लाइन कौन सा है कॉन्ट्रैक्ट आइडेंटिफिकेशन का? द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट हैव अप्रूव्ड द कॉन्ट्रैक्ट इन राइटिंग ओनली। इसका मतलब बोल रहा ओरल कॉन्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकता है। तो ऑब्वियसली ये देखने से ही गलत लग रहा है। बाकी भी पढ़ते हैं, एक बार मैं पढ़ के देखूंगा। द पार्टी कैन आइडेंटिफाई, इसमें कहानी एक ही है कि तेरा राइट क्या है, मेरा राइट क्या है, हमने आइडेंटिफाई कर लिया। तेरा ऑब्लिगेशन क्या है, मेरा ऑब्लिगेशन क्या है, हमने आइडेंटिफाई कर लिया। क्या पैसा देने वाले हैं, कंसिडरेशन जो है वो अगर हमने आइडेंटिफाई कर लिया तो फिर कॉन्ट्रैक्ट आइडेंटिफाइड हो गया। वन सेक आप जरा टाइम दीजिए। आइडेंटिफिकेशन का एक पैराग्राफ रहता था मेरी बुक में, ये रहा। कॉन्ट्रैक्ट आइडेंटिफिकेशन, पढ़ूं? देखिए, a contract exists if all the following 5 criteria are fulfilled. The parties have approved the contract. The entity can identify each party's rights and obligations. The entities can identify the payment terms. The contract has commercial substance and it is probable that entity will collect all the cash flows. जानते हो इसमें क्या होता है कि अगर मान लो कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स आइडेंटिफाइड नहीं हुए और सामने वाले से पैसा ले लिया, तो इंड एस 115 तो लगेगा नहीं, तो तब तक उस पैसे को लायबिलिटी में दिखाया जाता है और फिर उसको इनकम में कब ट्रांसफर किया जाता है उसका भी एक पैराग्राफ है सुंदर सा। सेकेंड वाला पैराग्राफ पढ़िए, देखिए आप। वो लिखता है व्हाट इफ स्टेप 1 फेल्स, बोलता है इफ द एग्जिस्टेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट देयर, माने ये सब फुलफिल नहीं हो पाया, एंड स्टिल द पार्टीज गो अहेड एंड से वन पार्टी gives consideration to the other party, then it will recognize the consideration received as liability and transfer it to income. कब? When there is no remaining performance obligation existing. Clear? आइए आगे चलते हैं। ये कंप्लीट हो गया था ना? गुड। तो देखो अल्टीमेटली हम लोग 4 में गलती क्यों किए? ढंग से
चारों को रीड नहीं किए, जस्ट दिमाग में मेरे आया, अरे तो साला इससे पे तो एप्लीकेबल ही नहीं है, लेकिन वो तो साला अप्लाइज टू लिख रहा है। तो देख, इसीलिए चारों को ढंग से पढ़ना जरूरी है। और लास्ट में पता चला फिर तो क्वेश्चन राइट ही है। 7 एज पर इंड AS 115 द एंटिटी शैल कंबाइन 2 or more contracts entered into at or near the same time with the same customer and account for the contract as a single contract when the contracts are negotiated as a single commercial objective। ठीक ही है। The amount of consideration to be paid in one contract depends on the price of the other contract। करेक्ट है। इसको हम लोग पढ़ाते थे कि अगर कोई कॉम्बो फीस लेते हैं हम लोग, उसका एग्जांपल लेकर के कि 2 कॉन्ट्रैक्ट को एक माना जा सकता है या नहीं। तो द अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन टू बी पेड इन वन कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड्स ऑन द प्राइस और परफॉर्मेंस ऑफ द अदर कॉन्ट्रैक्ट, ये भी ठीक है। द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोमिस्ड इन द कॉन्ट्रैक्ट आर ए सिंगल परफॉर्मेंस, ये सारा चीज ठीक है। ये सब रहने से ही आपको कॉन्ट्रैक्ट कंबाइन करने मिलता है। सो देयरफॉर द आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। Impairment loss as per Ind AS 115 shall be recognized in, सारे इम्पेयरमेंट लॉस P&L में ही रिकॉग्नाइज होते हैं। ठीक है, अगर रिवैल्यूएशन मॉडल वाली एसेट होती है तभी RR से एडजस्ट होता है, अदरवाइज 115 की कहानी तो P&L में ही जाएगी। तो मैं आगे पढ़ नहीं रहा हूं, आइए देखते हैं। An entity has ready An entity has entered into a contract with customer which does not meet the criteria for identifying the contract and the entity has received consideration from the customer। अभी जो पढ़े वो वाला, लेकिन इसमें पढ़ना पड़ेगा, कैसे सम बनाया देखना पड़ेगा। In such a case the entity shall recognize the consideration as revenue only when, हमारी ऑब्लिगेशन बकाया नहीं होनी चाहिए, बट फिर भी पढ़ के देखते हैं क्या है। The entity has no remaining obligations to transfer the goods or services to the customer and consideration promised by the customer has been received by the entity and is, ये correct है, and is non-refundable, ये okay है, ये right होना चाहिए। The contract has been terminated and the consideration received from the customer is non-refundable, ये भी right है। हम पैसा ले लिए थे, बाद में उसने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया, अब वो पैसा नॉन रिफंडेबल है। तुम और मैं, कॉन्ट्रैक्ट आइडेंटिफाइड नहीं था, मैं तुमसे पैसा ले लिया, तुमने पैसा दे दिया, तुमने टर्मिनेट कर दिया, अब वो पैसा नॉन रिफंडेबल है, तब तो हम अपने PL में डाल ही देंगे, ये भी राइट है। The entity has no remaining obligation to transfer goods or services to the customer and all or substantially all of the consideration promised by the customer has been received by the entity and is refunded। ढंग से नहीं बनाया, बट ये बोलना चाहता है कि इसमें से कुछ पैसा रिफंडेबल भी हो सकता है, तो हम उसको रेवेन्यू में डाल सकते हैं। क्या द आंसर इज नो। उतना ही पोर्शन आप डाल सकते हो जितना पोर्शन नॉन रिफंडेबल है। जो रिफंडेबल है वो तो फिर लायबिलिटी हो जाएगा ना, तो रिफंडेबल वर्ड नहीं होगा। 1 and 2 बोथ आर करेक्ट, इसलिए उसने लिखा आइदर A और B। दोनों A और B करेक्ट है। अगर बोथ A और B लिखता तो ज्यादा अच्छा रहता, बट आइदर A और B से भी चलेगा। आइदर ए और बी क्यों लिखा मालूम है ना, जैसे हम काम कर दिए, इसमें परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन से कनेक्ट किया बात को और इसमें टर्मिनेशन से कनेक्ट किया बात को। सो देयरफॉर आइदर ए और बी, इट्स ओके। आगे, डैश इज द अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन टू विच एन एंटिटी एक्सपेक्ट्स टू बी एंटाइटल्ड इन एक्सचेंज for transferring the promised goods or services to a customer, excluding the amounts collected on behalf of the third parties। Obviously transaction price, क्योंकि Ind AS 115 में डिटर्मिनेशन ऑफ ट्रांजैक्शन प्राइस भी एक स्टेप होता है कॉन्ट्रैक्ट के रेवेन्यू के रिकॉग्निशन में।
तो उसने ट्रांजैक्शन प्राइस, मार्केट प्राइस, ऑर्डिनरी प्राइस, फेयर प्राइस झूठ मूठ का चॉइस बना करके दिया है. सो ट्रांजैक्शन प्राइस इज द आंसर. एक बार आगे आगे बढ़ते बढ़ते देखना तो इन्वेंट्री हो गया था हम लोगों का. नहीं, इसके पहले वाला हो गया था सारा. फेयर वैल्यू अभी अभी किए ना. इन्वेंट्री हो गया था हम लोगों का. प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट भी हो गया था. बोरोइंग कॉस्ट भी हो गया था. इंटेंजिबल असेट भी हो गया था. इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी भी हो गया था. अब आया नॉन करेंट एसेट हेल्ड फॉर सेल. रेडी? 1 मिनट, मैं जरा चैप्टर निकाल लूं बुक से. बातचीत करने में आसानी होता है. रेडी? कितना नंबर पेज में मुन्ना ये नॉन करेंट एसेट हेल्ड फॉर सेल एंड डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस? 30 नंबर पेज में. तो हम लोग 1 to 29 नंबर पेज कवर कर लिए. तो फिर डिसेंट टाइप का हो गया अपना, नहीं क्या? आइडिया भी लग गया कि क्या आ सकता है. लिखता है कि गेन और लॉस ऑन रीमेजरमेंट ऑफ नॉन करेंट एसेट क्लासिफाइड एज हेल्ड फॉर सेल. याद है ना नॉन करेंट एसेट हेल्ड फॉर सेल का क्या अकाउंटिंग प्रोसेस है? आइडिया ये था कि अगर हम किसी एसेट के कैरिंग अमाउंट को अब यूज करके रिकवर करने वाले नहीं हैं, अब हम उसको बेच करके ही कैरिंग अमाउंट को रिकवर करेंगे और बेचेंगे. इट इज हेल्ड फॉर इमीडिएट सेल, बिना कोई लाग लपेट के बेचेंगे और विद इन द नेक्स्ट 1 ईयर बेच देंगे. और हमको हमारे प्लान से विड्रॉ करने का कोई इंटेंशन नहीं है, तो हम लोग उसको नॉन करेंट एसेट हेल्ड फॉर सेल बोलेंगे. इट शुड बी अवेलेबल फॉर इमीडिएट सेल. याद है वो 2 पैराग्राफ था? आप देखिए यहां पे मैं ऐसे ऐसे दिखाता हूं. ए नॉन करेंट एसेट इज एसेट हुज कैरिंग अमाउंट विल बी रिकवर्ड प्रिंसिपली थ्रू अ सेल ट्रांजैक्शन एंड नॉट बाय इट्स यूज. और सबसे इंपॉर्टेंट बात था कि द एसेट मस्ट बी अवेलेबल फॉर इमीडिएट सेल एंड इट सेल मस्ट बी हाईली, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सेल मस्ट बी हाईली प्रोबेबल. और हाईली प्रोबेबल लिखा हुआ नहीं था तो मैंने एक तो 90% का एजम्पशन लिखाया था. सेल शुड बी हाईली प्रोबेबल, विद इन 1 ईयर सल्टा देने का प्रोबेबिलिटी होना चाहिए. तो ये 2 कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक नॉन करेंट एसेट को हेल्ड फॉर सेल मानने के लिए. तो वो लिखता है कि कोई भी नॉन करेंट एसेट है जो हेल्ड फॉर सेल है, लेकिन वो इट डजंट मीट द डेफिनेशन ऑफ अ डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन. क्या था डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन? अगर याद हो तो किसको बोलते डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन? अपनी ही एंटिटी का एक कंपोनेंट हम लोग जिसको बेचना चाहते हैं. ये देखिए डेफिनेशन, ए डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन इज ए सेपरेट कंपोनेंट ऑफ द एंटिटी which is classified as held for sale.
सो इट हैज टू बी ए कॉम्पोनेंट ऑफ एन एंटिटी. कैसे डिसाइड होता है? इट शुड बी ए मेजर लाइन ऑफ ऑपरेशन. मेरा धंधा का एक पार्ट होना चाहिए और मेजर लाइन. और मेजर लाइन मतलब रिपोर्टेबल सेगमेंट, 10% से ज्यादा जो कंट्रीब्यूट करता हो. आई एम सेलिंग इट थ्रू अ सिंगल कोऑर्डिनेटेड प्लान ऑफ डिस्पोजल एंड इट मे बी ए सब्सिडरी एक्वायर्ड विथ ए व्यू टू सेल. कहते हैं अगर कोई डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन भी हो ना, उसका भी अकाउंटिंग प्रोसेस नॉन करेंट एसेट हेल्ड फॉर सेल के जैसा ही होता है. सर अकाउंटिंग प्रोसेस क्या है? आप जिस दिन उसको क्लासिफाई करोगे ना हेल्ड फॉर सेल, उस दिन उसका कैरिंग अमाउंट और नेट सेलिंग प्राइस, जिसको आप लोग फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल बोलते हो, विच एवर इज लोअर पे लिखोगे पहली बार. और उसके बाद हर ईयर एंड पे नेट सेलिंग प्राइस पे लिखना है. नेट सेलिंग प्राइस मतलब फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, उस पे लिखना है. ये बेसिक रिवीजन टाइप का बता दे रहे हैं, भूल गए होंगे आप लोग तो उसके लिए एक बार याद दिला दिए. हमेशा फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे लिखते, पहली बार कैरिंग अमाउंट और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल विच एवर इज लोअर पे लिखना है. उसके बाद हर बार फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे लिखना है. बाई चांस कभी अगर आपने विड्रॉ कर लिया कि नहीं हमको बेचना नहीं है, हमको बेचना नहीं है, तो अगर आप विड्रॉ करेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा? उस असेट का रिकवरेबल अमाउंट जानती हो, वो निकालना पड़ेगा. और नॉर्मल WDV जो इंपेयरमेंट में पढ़े थे ना, नॉर्मल WDV अगर कभी भी उसका वो नहीं हुआ होता, ये वाला क्लासिफिकेशन नहीं हुआ होता, नॉर्मल WDV निकालना पड़ेगा. इन दोनों में विच एवर इज लोअर पे लिखना पड़ेगा. ये तीनों बात हमको लगा बता देना चाहिए बिफोर वी स्टार्ट. ये देखिए, चेंज ऑफ प्लान, अगर कभी भी प्लान चेंज होगा तो इट विल बी मेजर्ड एट द लोअर ऑफ कैरिंग अमाउंट ऑन द डेट ऑफ दैट क्लासिफिकेशन लेस डेप्रिसिएशन टिल डेट. आज तक जो भी WDV, नॉर्मल WDV बोलता हूं मैं उसको, ये देखो नॉर्मल WDV, एंड टू इट्स रिकवरेबल अमाउंट विच एवर इज लोअर पे वैल्यू करना पड़ेगा. और एक चीज और याद रखिएगा, कभी भी कोई नॉन करेंट असेट हेल्ड फॉर सेल रहता है, उसको ना तो नॉन करेंट असेट के ग्रुप में दिखा सकते हो, ना ही करेंट असेट में दिखा सकते हो, उसको अलग से ही दिखाया जाता है. हम लोगों के शेड्यूल 3 के उसमें भी अलग से बाइफर्केशन था. अब पता नहीं मेरी बुक में उसको मैंने किया था कि नहीं किया था, बट मैं बोलता हमेशा हूं उसके बारे में कि एनी नॉन करेंट असेट, बोलिए क्या, विच इज हेल्ड फॉर सेल, इट इज शोन separately, neither as part of non-current asset nor as part of current assets. एक मिनट खाली मैं देखूं शेड्यूल 3 वालों ने इस चीज को ढंग से इज्जत दिया है कि नहीं दिया. देना तो चाहिए था. ना यहां नहीं लिखा है. समझ गए ना आप क्या बोला मैं? चलो आगे पढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं. लिखा गेन और लॉस ऑन रीमेजरमेंट ऑफ नॉन करेंट असेट हेल्ड फॉर सेल विच डज नॉट मीट द डेफिनेशन ऑफ डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन शुड बी इंक्लूडेड इन द P&L. जो भी गेन लॉस होता है P&L में डालना पड़ता है. इंपेयरमेंट लॉस के जैसा होता है. कई लोग तो इंपेयरमेंट लॉस के साथ लिखते हैं और कई लोग अलग से P&L में डाल देते हैं. तो देखते हैं क्या चॉइस दिया है. प्रॉफिट एंड लॉस में डालना है फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशन इन द स्टेटमेंट ऑफ P&L, ये मैं राइट बोलता हूं. नोट्स में दिखाना है, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में दिखाना, OCI. अच्छा, 4 फिनेंशियल स्टेटमेंट के नाम लिख दिया. वो एक P&L का सेकंड पार्ट, एक स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, एक नोट्स और एक P&L. तो ऑब्वियसली ये P&L का आइटम है और वो इसलिए यहां पे लिखा फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशन क्योंकि डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन के अंदर ये आ नहीं पाया था. एक इंडिविजुअल नॉन करेंट असेट हेल्ड फॉर सेल था. तो यस, चॉइस 1 इज क्लियर कट चॉइस. आइए सेकेंड क्वेश्चन. थोड़ा सा पुअरली ड्राफ्टेड क्वेश्चन है, मैंने देखा था. आइए डिस्कस करते हैं. SA Limited bought 30% equity in RA Limited with a view of selling that investment within 6 months. तो within 6 month, within 1 year हो गया.
पर्पस क्लियर है कि हम बेचेंगे. द इन्वेस्टमेंट हैज बीन क्लासिफाइड एज हेल्ड फॉर सेल इन अकॉर्डेंस विथ इंड एस 105. हमको प्रॉब्लम नहीं है. हाउ शुड द इन्वेस्टमेंट बी ट्रीटेड इन द फिनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द एंटिटी? तो आंसर इज नॉन करेंट असेट के रूप में दिखाएंगे, हेल्ड फॉर सेल, बट किसी भी नॉन करेंट करेंट के अंदर में नहीं दिखाएंगे. इट मे बी ए नॉन करेंट असेट हेल्ड फॉर सेल, और इंड एस 105 के हिसाब से अकाउंटिंग करेंगे. हर ईयर एंड में उसको फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे मेजर करते जाएंगे. अब वो हाउ इट विल बी ट्रीटेड लिखा है, तो उसमें तो 50 ठो लाइन लिखा जा सकता है. तो हमको चॉइसेस देखना पड़ेगा कि भाई कौन सा चॉइस बेस्ट चॉइस है. फर्स्ट, इट शुड बी अकाउंटेड फॉर यूजिंग इक्विटी मेथड. आंसर इज नो. इक्विटी मेथड कंसोलिडेशन में एसोसिएट अकाउंटिंग के लिए किया जाता है. एसोसिएट अकाउंटिंग के लिए 30% स्टेक है तो एसोसिएट आप बोल सकते हो, लेकिन अगर आप उसको तुरंत बेचने वाले हो तो फिर एसोसिएट अकाउंटिंग रेलेवेंट नहीं होता. नॉन करेंट असेट हेल्ड फॉर सेल ही रेलेवेंट होता है. तो ये क्रॉस हो गया. The asset and liability should be presented separately from other assets in the balance sheet under Ind AS 105. ये मैं मान जाऊंगा बात, लेकिन assets and liabilities बोलने का क्या जरूरत था? आपको तो इन्वेस्टमेंट बोलने से काम चल जाता. थर्ड, this investment will be dealt as per Ind AS 29. Ind AS 29 तो इन्फ्लेशन अकाउंटिंग है. Ind AS 29 इज अ रॉन्ग चॉइस. Ind AS 29, एक बात देख, तो Ind AS 29 मेरा मेमोरी में इन्फ्लेशन अकाउंटिंग है. वो तो है ही नहीं सीए फाइनल के बच्चों के सिलेबस में. इन्फ्लेशन अकाउंटिंग है ना. हाँ ठीक है रे बाबा, हाइपर इन्फ्लेशन ठीक है. 100% से ज्यादा कंटिन्यूअस 3 साल अगर इन्फ्लेशन है, हाँ, तो हाइपर इन्फ्लेशनरी इकोनॉमी होती है. उसका भी एक इंड एस है. कभी जरूरत नहीं पड़ेगा, कभी भी जरूरत नहीं पड़ेगा. इसीलिए सीए फाइनल वालों को पढ़ाया नहीं गया. अच्छा, मैंने आपको सिर्फ 2 ही ठो बोला था ना नॉन एप्लीकेबल. ये भी तो नॉन एप्लीकेबल है. 104 इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, 106 माइनिंग वाला, और ये 29. ये तीनों इंड एस सीए फाइनल में एप्लीकेबल नहीं किया हुआ है. तो ये तो चॉइस ही बेकार है. और ये लिखा परचेज अकाउंटिंग शुड बी यूज्ड फॉर दिस इन्वेस्टमेंट. आई मीन व्हाट काइंड ऑफ अकाउंटिंग इज दिस? परचेज अकाउंटिंग, ऐसा कोई वर्ड वी हैड नॉट हर्ड. सो इसमें भी हम लोगों को दी एसेट्स एंड लायबिलिटीज की जगह इन्वेस्टमेंट वर्ड लिखना चाहिए था, बट स्टिल चारों चॉइस में ये बेटर चॉइस है. नेक्स्ट, 3 नंबर. Which of the following is not a requirement to classify an asset as held for sale? Carefully पढ़ना, not a requirement बोला है. Appropriate level of management has an intention to sell the asset. Yes, it is a requirement. We have an intention to sell. We should have an intention to sell. Active program to locate the buyer have been initiated. Yes, जो जल्दी बेचने वाले में ये इंपॉर्टेंट माना जाता है. इट इज एक्टिवली मार्केटेड फॉर सेल एट ए रीजनेबल प्राइस. यस, ये भी रिक्वायरमेंट है. इट इज लाइकली दैट सिग्निफिकेंट चेंजेस टू द प्लान विल बी मेड और दैट प्लान विल बी विड्रॉन. ऑब्वियसली हाँ, नॉट ए ये तो उल्टा है उसका. आगे क्वेश्चन नंबर 5. इसके बाद एक छोटा सा ब्रेक ले लेंगे 5 मिनट का, 2 मिनट का. हाउ टू प्रेजेंट ए नॉन करेंट असेट क्लासिफाइड एज हेल्ड फॉर सेल इन द बैलेंस शीट? आंसर इज सेपरेटली. 4 छूट गया, 4 पढ़ लो. ए डिस्पोजल ग्रुप इज ए ग्रुप ऑफ असेट जिसको हम एक साथ बेचना चाहते हैं. टू बी डिस्पोज्ड ऑफ इन वन ट्रांजैक्शन, फॉलिंग इन सीजीयू. ये हो सकता है. डिस्पोजल ग्रुप जो होता है ना, दैट कैन फॉल इन ए सीजीयू. मैं मना नहीं करूंगा. बीइंग, दोबारा बोल. नहीं, सीजीयू जिसको हमको बेचने का मन है,
इट मे बी ए कैश जनरेटिंग यूनिट, बट मेरा इन्वेस्टमेंट के हिसाब से मीट नहीं कर रहा है। आप ये बोल दो डिस्पोजल ग्रुप का डेफिनेशन नहीं है। ग्रुप ऑफ डिस्पोजल ग्रुप इज ए ग्रुप ऑफ असेट्स बीइंग पार्ट ऑफ डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन, बिल्कुल हो सकता है। हैविंग नो डिस्पोजल कॉस्ट, ये बेकार लाइन है। डेफिनेशन के हिसाब से ये राइट है, लेकिन ये दोनों भी हो सकता है। क्या हम अपनी सीजीयू को हेल्ड फॉर सेल नहीं बोल सकते? वही तो डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन है। तो डिस्पोजल ग्रुप कैन कंफर्टेबली बी ए सीजीयू, बट डेफिनेशन वाइज ए डिस्पोजल ग्रुप इज ए ग्रुप ऑफ असेट्स विच इज टू बी डिस्पोज्ड ऑफ इन अ सिंगल ट्रांजैक्शन, हमको प्रॉब्लम नहीं है। बट देन चॉइसेस अच्छा नहीं है। नंबर 5, हाउ टू प्रेजेंट ए नॉन करेंट असेट विच इज क्लासिफाइड एज हेल्ड फॉर सेल इन द बैलेंस शीट? Pooled with current asset? No. Pooled with non-current asset? No. Separately from other assets? Yes. Based on the management intention? No. इसका clear answer है कि इसको अलग से दिखाना है। Next, ये interesting है। The result of the discontinued operation should be disclosed under, रुक जाना, ये हमने बुक की एक लाइन को कॉपी किया हुआ है। अगर मान लो आईटीसी बोलता हम अपना पेपर डिवीजन को बेचेंगे, डिसीजन हो गया, सबको इंटेंट, सबको इन्फॉर्म हो गया, इट्स ए डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन। तो अब जब तक उसको बेच नहीं देता आईटीसी, तब तक तो उसका प्रॉफिट लॉस आ रहा है। तो उसके प्रॉफिट लॉस को कैसे दिखाया जाता है? सारा कंटिन्यूड ऑपरेशन का प्रॉफिट लॉस पहले बन जाएगा, फिर डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन का एक सिंगल लाइन कि भाई पेपर से कितना प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, वो प्रॉफिट लॉस अलग से एक लाइन आकर के ऐड हो जाएगा। समझे क्या बोला? मैं आपको दिखाता भी हूं दो चीज 2 बार में, वेट करो, हाँ 2 मिनट खाली, इसको देखोगे ना तो आपको विश्वास होगा। देख, मैं वो चीज नॉन करेंट असेट बैलेंस शीट में भी ढूंढ रहा था, बैलेंस शीट में मुझे नहीं मिला, आई वॉज डिसअपॉइंटेड। जो आज सेपरेटली दिखाने का बात था ना, डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन मुझे मिला, आई एम लकी, सी इट हियर। ये सारा प्रॉफिट लॉस बन गया, पी&एल का फॉर्मेट है, शेड्यूल 3 का फॉर्मेट है, ये सारा पी&एल बन गया, प्रॉफिट लॉस आ गया। अब देख, प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन, अलग से एक सिंगल लाइन आइटम दिखाया जाता है। ठीक है, ये दिखाना चाहता था मैं नॉन करेंट असेट हेल्ड फॉर सेल के लिए बैलेंस शीट में, वो हमको मिला नहीं, हम थोड़े से दुखी हो गए। ये देखिए यहां पे, यहां तो मिलना चाहिए था ना। नॉन करेंट असेट आपने लिखा, फिर करेंट असेट लिखा, यहां एक लाइन होना चाहिए था, नॉन करेंट असेट हेल्ड फॉर सेल वाला। चलो पीएल में तो कम से कम डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन वाला मिला, बट आप समझ गए ना, वो है वहां पर। ओके, चलो इसको पढ़ के कंप्लीट करते हैं। तो उसने लिखा द रिजल्ट ऑफ डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन शुड बी डिस्क्लोज्ड अंडर सिंगल अमाउंट इन द स्टेटमेंट ऑफ पी&एल। हम लोगों ने देखा, तो आगे कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी पार्ट ऑफ नॉर्मल ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस, अच्छा उस पार्ट के रूप में नहीं दिखाया जाता, वहां पे कंटिन्यूड ऑपरेशन दिखाया जाता है। जो मेन पी&एल होता है, डिसकंटिन्यूड को अलग से ऐड किया जाता है। बाकी बेकार है, नोट्स और स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बेकार है। ये देखो, हाउ टू मेजर ए नॉन करेंट असेट दैट सीजेस टू बी क्लासिफाइड एज हेल्ड फॉर सेल। मान लो प्लान चेंज हो गया, 1-2 साल हो गया, बेच नहीं पा रहे हैं, मैनेजमेंट का अब इंटेंशन भी बदल रहा है, रहने दो ना टाइप का बात होने लग गया, कैसे मेजर करोगे?
तो पहले आप उसका नॉर्मल WDV निकाल लेना, फिर आप उसका रिकवरेबल अमाउंट निकाल लेना। नॉर्मल WDV, रिकवरेबल अमाउंट, विच एवर इज लोअर। तो इतना बड़ा सेंटेंस है, पढ़ते हैं। लिखा लोअर ऑफ कैरिंग अमाउंट विच वुड हैव बीन हैड द असेट नॉट बीन क्लासिफाइड एज हेल्ड फॉर सेल एडजस्टेड फॉर एनी डिप्रिसिएशन, नॉर्मल है। एंड रिकवरेबल अमाउंट विच एवर इज लोअर कहां है? अच्छा पहले लिख दिया, हाँ तो ये ही राइट है। तो बाकी में झूठ मूठ का बड़ा चढ़ा के लिखा होगा, हमको लगता पढ़ना नहीं चाहिए। नेक्स्ट, non-current asset is classified as held for sale if it is available for immediate sale and the sale is highly probable। ठीक है, तो immediate sale और highly probable वर्ड को इधर उधर करके लिखाया है। SA Limited acquires a subsidiary RA Limited exclusively with a view to sell it। It's a disposal group। कोई भी सब्सिडरी, अभी पढ़ाए भी थे हम आपको बुक में भी। The subsidiary meets the criteria of non-current asset held for sale। The subsidiary remains unsold at the end of the year, no problem। It will be valued at वही lower of carrying amount and fair value less cost to sell। ये on the date of classification, ईयर एंड में फिर फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। आगे, एज पर इंड AS 105 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉस्ट टू सेल। नॉट ए कॉस्ट टू सेल, हमेशा फिनांस कॉस्ट और इनकम टैक्स एक्सपेंस और वैल्यूएशन फीस, तीन चीज याद रखना। ये खाली इंड AS 105 में नहीं है, इंड AS 36 में भी है। जहां कहीं भी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल निकलता है, उसमें कॉस्ट टू सेल में ये तीन चीज इंक्लूड नहीं होता। क्या क्या तीन चीज? फाइनेंस कॉस्ट, जो कैपिटल गेन टैक्सेस लगता है वो वाला, और वैल्यूएशन फीस। तो उसमें साफ लिखा फिनांस कॉस्ट, बाकी चीजें ऑक्शनियर कमीशन, एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट, लीगल फी फॉर ड्राफ्टिंग कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल, सब रेलेवेंट कॉस्ट टू सेल है, इनको इंक्लूड करना है। फाइनेंस कॉस्ट को इंक्लूड नहीं कर सकते। सो ठीक है, ब्रेक लेते हैं एक छोटा सा 2 मिनट का, फिर आते हैं। हाँ, नॉन कर, इसीलिए तो ऑडिटर की जिम्मेदारी बढ़ क्यों जाती है, इसीलिए तो इतने सारे मतलब चेंजेस आ रहे हैं लॉ में कि आप मिसयूज ना करो। देयर शुड बी चेक्स एंड बैलेंसेस। और ऑडिटर, अब तो बहुत कुछ बदल भी गया है, बहुत सारा सिचुएशन। कंपनी लॉ में क्रिमिनल प्रोसीडिंग का भी प्रोविजन आया है। ये तो भला हो कि इनकम टैक्स एक्ट, इनकम टैक्स का अलग से कहानी चलता है कि हम इसको अलाउ करेंगे, इसको अलाउ नहीं करेंगे। अदरवाइज मिसयूज तो होता ही है भाई, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मिसयूज तो होता ही है। हाँ नहीं, रीजनेबल प्राइस, इसीलिए तो ऑडिटर का काम है कि नहीं करने देंगे तुमको।